हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सितंबर 2016 में हुए सीटेट पेपर फर्स्ट का यहाँ पे हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? 4 ऑप्शन। ए सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, डी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। इसका आंसर होगा ए सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक, सहयोगी प्रोजेक्ट। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रमुख बल सहयोगात्मक समस्या समाधान पर है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार तथा अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तो जो वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने समाज संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को अपनाया है। चलिए देखिए आप दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि 4 ऑप्शन। ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इसका आंसर होगा सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक, चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि 4 ऑप्शन। ए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, सी या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। इसका आंसर होगा बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। 4 ऑप्शन। ए सत्तावादी, बी अधिनायकी, सी अनुमतिपरक, डी सुविधादाता। तो एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक, चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम 4 ऑप्शन। ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बी का एकमात्र निर्धारक होती है, सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इसका आंसर होगा ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 6वां क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना 4 ऑप्शन। ए एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण
विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका आंसर होगा डी। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक, चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। 4 ऑप्शन। ए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, सुनने में असमर्थ बच्चा। 4 ऑप्शन। ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बी केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसका आंसर होगा सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। ठीक, चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। 4 ऑप्शन। ए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। इसका आंसर सही है बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक, यह प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। 4 ऑप्शन। ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इसका राइट आंसर है डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 11वां क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। चार पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी बच्चे समस्या समाधान करता है। सी बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसके 4 ऑप्शन। ए बी और डी। बी सी और डी। सी ए बी सी और डी। डी ए बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी और डी। बी सी और डी मतलब बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय
अन्वेषक हैं। ठीक, अब चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों में स्वयं प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? 4 ऑप्शन। ए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। 4 ऑप्शन। ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो राइट जवाब है ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक, या प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। हम चलते हैं अब 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? 4 ऑप्शन। इसके 3 ऑप्शन दिए हैं और 3 पॉइंट दिए हैं। ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक, 4 ऑप्शन। ए और बी, बी और सी, ए बी और सी, डी केवल बी। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, ए बी और सी। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। 4 ऑप्शन। ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। इसका राइट आंसर है डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। 4 ऑप्शन। ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। इसका राइट आंसर है सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां क्वेश्चन, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा।
चार ऑप्शन। ए सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी रट कर याद करने के लिए जिससे वो प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। डी ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक पा सके। तो इसका राइट आंसर है ए सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। चार ऑप्शन। ए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी शारीरिक दंड। सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। डी प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति सापेक्ष अधिगम को शामिल किया जाता है। चलते हैं हम 19वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां क्वेश्चन, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। चार ऑप्शन। ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। बी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। सी सिर से पैर की ओर। डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इसका राइट आंसर है सी सिर से पैर की ओर। ठीक, सिरः पदाभिमुख का अर्थ ही होता है कि सिर से पैर की ओर बढ़ना। चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। चार ऑप्शन। ए जन्म पूर्व का समय। बी मध्य बचपन का समय। सी वयस्कावस्था। डी प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस दौरान बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। ठीक, चलते हैं हम 21वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। चार ऑप्शन। ए आनुवंशिकता और पर्यावरण। बी वृद्धि और विकास। सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। डी अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक, इन दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। चलते हैं हम 22वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं। चार ऑप्शन। ए परिवार और पास पड़ोस। बी विद्यालय और पास पड़ोस। सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। डी परिवार और रिश्तेदार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक, जो समाजीकरण है वो जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है और गौण समाजीकरण के माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। गौण समाजीकरण के वाहक में विद्यालय, पास पड़ोस, खेल के मैदान आदि को शामिल किया जाता है और प्राथमिक समाजीकरण में मुख्य वाहक परिवार तथा मित्र होते हैं। अब चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए संतुलन। बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सी मानसिक प्रारूपों
या स्कीमाज का समायोजन, डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका राइट आंसर है बी सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया को माने हैं, क्योंकि इनका मानना है कि बालकों में ये ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक। चलते हैं हम 24वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 24वां क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। चलते हैं हम 25वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, डी समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो समावेशन कहलाती है, और जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ठीक। चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 27वां क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो 4 ऑप्शन, ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर है ए खोज को प्रोत्साहन देता है। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 28वां क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। डी क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 29वां क्वेश्चन, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जीन पियाजे और लेवाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी
जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन डी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे निजी भाषा के रूप में कहेंगे। ठीक, चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है लिंग है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण, डी सामाजिक संरचना। तो जेंडर क्या है? यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, लिंग एक सामाजिक संरचना है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक संरचना ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, छवियाँ और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। ठीक, सीडीपी के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू।